सबसे पहले हम देखते हैं कार्नेलिया कौन थी। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। युद्ध में हारने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। इस प्रकार कार्नेलिया चंद्रगुप्त की पत्नी हो गई और फिर वह भारत आई। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी हुई भारत के गुणगान कर रही हैं, भारत के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रही हैं। अरुण ये है मधुमय हमारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब देखते हैं इस पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में संकलित कार्नेलिया का गीत में से उद्धृत हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठकर भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से मनमोहित हो उठती है और उसका बखान करती है। यही संदर्भ और यही प्रसंग इस पूरे पद्यांश के किसी भी व्याख्या के लिए कार्य करेगा। तो अब वो बखान करती हुई क्या कहती है कार्नेलिया, वही इस गीत में है। देखते हैं व्याख्या। अरुण यह है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन दो पंक्तियों की व्याख्या देखें। अरुण का अर्थ होता है लाल, मधुमय अर्थात प्रेम में, और क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। कार्नेलिया कहती है कि हमारा यह भारत देश नवीन उत्साह और प्रेम की भावना से भरा हुआ है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, मधुमय यानी प्रेम से युक्त। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो यह बहुत अधिक सुंदर और मनमोहक लगता है। आगे क्या कहता है, जहां पहुंच अनजान, भारत में पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। अर्थात भारत में दूर देश से आए हुए अपरिचित लोगों को भी अपनापन लगता है और उनको भी यहाँ पर सहारा मिल जाता है। शरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तामरस, तामरस कहा जाता है तांबे के रंग वाला, और यहाँ पे तामरस का अर्थ है कमल। विभा यानी किरण, और तरु शिखा, तरु यानी पेड़, शिखा यानी उसकी चोटी यानी पेड़ों पर खिली हुई पत्तियां। रसपूर्ण कमलों के भीतर की कांति और शोभा पर तालाब के किनारे वृक्षों की सुंदर डालियां नाच रही हैं और वे ऐसी लग रही हैं मानो उससे पंखा कर रही हो। दूर दूर तक सजीव हरियाली छाई हुई है।
प्रातःकाल के समय वनस्पति पर ताजगी रहती है और वह सजीव लगती है, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। बाल सूर्य यानी सुबह के सूर्य की लाल लाल किरणें हरी हरी घास पर जब चमकती हैं तो ऐसी लगती हैं मानो मंगल सूचक कुमकुम चारों ओर बिखेर दिया हो और सारी धरती पावनमय हो गई हो, मंगलमय हो गई हो। यहां पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अमानवीय वस्तु पर मानवीय भावनाओं का आरोप है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां, लघु शुभधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा। शुभधनु यानी इंद्रधनुष, समीर यानी हवा वायु, खग यानी पक्षी। लघु शुभधनु से पंख पसारे यानी छोटे से इंद्रधनुष मान पंख फैला करके, शीतल मलय समीर सहारे, मलय यानी मलयाचल पर्वत, मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल वायु के सहारे। तो प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल वायु का सहारा लेते हुए पक्षी इंद्रधनुष के समान रंग बिखेरे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उड़ते जिस और मुंह किए हुए उड़ते दिखाई देते हैं, वही हमारा भारत देश है। क्योंकि भारत को वे अपना प्रिय घोंसला मानते हैं। समझ नीड निज प्यारा, नीड यानी घोंसला, वो भारत को अपना प्रिय घोंसला मानते हैं। यानी इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं और उनको यहाँ आकर शांति मिलती है। यहाँ के लोग उन्हें अपना भी लेते हैं। काव्य सौंदर्य देखे इसका। लघु सुर धनु से पंख पसारे, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। से वाचक शब्द आ रहा है और फिर समीर सहारे, स पंख पसारे, प नीड निज, न एक ही वर्ण की दो बार आने के कारण, यानी एक बार आवृत्ति होने के कारण यहां छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं अगली पंक्तियों का अर्थ और व्याख्या। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती यानी जो हमेशा बरसती रहती हैं, या बारिश के मौसम की, बरसात के मौसम की। जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करते हैं, उनको नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी भरे करुणा जल, भारतवासी भी करुणा से भरे हुए, करुणा में हैं। उनके भीतर भले कितने ही दुख हो, लेकिन वो बाहर से आए लोगों को सुख देकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उनके दुख को सुनते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर यहाँ किनारा, और विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी जो अनंत से आ रही हैं, भारत के समुद्र के किनारे से टकराकर शांत हो जाती हैं। अर्थात भारत में या भारत की भूमि से टकराकर उन्हें भी एक विश्राम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो फिर इंसान क्या चीज़ है? इंसान को तो इससे कई गुना आनंद प्राप्त होता है। बरसाती बादल ब होने के कारण छेकानुप्रास है, और करुणा जल, करुणा रूपी जल, तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियों की व्याख्या देखिए। अगली पंक्तियां हैं, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेम का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, कुंभ यानी घड़ा, उषा यानी सुबह, और ढुलकाती यानी गिराना, डोलना, मदिर यानी ऊंगे हुए या जिसको कहते हैं आलस भरे, मस्ती भरे, रजनी यानी रात। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, कवि कहता है कि उषा रूपी पणियारी स्वर्ण कलश में सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर भरती ढुलकाती सुख मेरे, भारत भूमि पर ढुलका देती है,
अर्थात प्रातः काल में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई देते हैं। मदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, यानी उसके नशे में रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। यहाँ रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसके साथ में बिंब निर्माण भी हुआ है। ये दृश्य हमारी आंखों के समक्ष आ जाता है, इसलिए दृश्य बिंब है। इससे काव्य में एक अनुपम सौंदर्य आ गया है। तो ये थी इस गीत की व्याख्या। अब देखते हैं हम इसका विशेष या काव्य सौंदर्य जो पूरे पद्यांश के लिए कार्य करेगा। पद्यांश में भारत देश की गौरव गाथा और यहाँ की सुबह का मनोहारी वर्णन हुआ है। पद्यांश में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। पद्यांश की भाषा सरल, सहज और नाटकीय है। पद्यांश संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है। पद्यांश में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। पद में संगीतात्मकता है और लयात्मकता है। साथ ही पद्यांश में बिंबात्मकता है, अर्थात यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए।